नमस्कार साथियों, आज से हम शुरू करेंगे मैथ्स मंथन, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी। इसका मतलब ये है कि मैथ में जितना भी होता है हम जीरो से शुरू करेंगे। जीरो टू हीरो बैच है। हम जीरो से शुरू करके मैथ के एंड तक जाएंगे कि मैथ कहाँ तक है। पूरी की पूरी गणित हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से हम यहाँ शुरू करेंगे। तो आप देखिए, हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो पहले तो हमें ये देखना है, हम संख्या पद्धति हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब संख्या होती क्या है, संख्या बनी कैसे, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो संख्या में होता है, संख्या से पहले आता है अंक। अंक कितने होंगे? अंक होते हैं 10 अंक होते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब अंक होंगे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सबको काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 होते हैं। और टोटल अंक कितने हमारे? 10 अंक है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अंक कितने हैं तो अंक होते हैं 10। वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। अगर आपसे किसी ने बोला कि तो फिर संख्या क्या है, अंक तो हो ही गए, अब संख्या क्या है? संख्या होती है कम से कम दो अंकों को एक साथ लिखने पर संख्या बनती है। कम से कम दो अंकों को एक साथ लिखने पर संख्या बनती है। जैसे एग्जाम्पल 12 एक संख्या है, अंक नहीं है। अंक ये एक, ये अंक है, ये अंक है। अगर इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया, ये 12, तो फिर ये क्या है? ये संख्या है। 10 ये संख्या है। देखो 5 ये क्या है? ये एक अंक है, हमने लिख दिया 7, तो फिर ये क्या हो गई? ये संख्या हो गई। जैसे 1053, ये सभी क्या है? संख्याएं हैं। अगर हम एक एक लिखेंगे, सिंगल सिंगल अगर लिखेंगे तो वो होते हैं अंक। अगर 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कितने भी अंक आप लिख लो तो वो हो जाती है संख्याएं। ये अंक है और ये संख्याएं हैं। और अब ये तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं दो प्रकार की होती है। वो संख्याएं दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहली संख्या है वास्तविक संख्या। दूसरी संख्या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो है हमारी
माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। और जो काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या ये होगी आयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ आयोटा बराबर हो जाएगा √-1। ये काल्पनिक से सिर्फ यहाँ पर हम कल्पना करते हैं, सिर्फ कल्पना है, यहाँ हम कल्पना कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे, जो ये वाला चिन्ह है इसे हम कहेंगे आयोटा। क्या कहेंगे इसे? आयोटा। अगर आपसे कोई बोलेगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में क्या आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा √-1 हो जाएगा। तो यहाँ ये सिर्फ कल्पना है, इसे कहेंगे आयोटा। तो ये काल्पनिक संख्या है। और वास्तविक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। अब ये वास्तविक संख्याओं को भी अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। वो किस तरीके से विभाजित किया गया है उन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार में। हेडिंग डाल लेते हैं, वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो इसमें पहले जो वास्तविक संख्या का जो प्रकार है, इसमें आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। जो प्राकृत संख्या में जो संख्या जो शामिल होती है वो 1 से स्टार्ट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ऐसे ये जाएगी प्लस अनंत तक। इसका मतलब क्या होगा? प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,000, 11,000 ऐसे अनंत तक जाएगी, प्लस अनंत तक जाएगी। ये है प्राकृत संख्या। इसका दूसरा टाइप हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जाएगी प्लस अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक। पूर्णांक संख्या। अब आप इसमें खुद देख लीजिए कि पूर्णांक में क्या है। तो हमने प्राकृत संख्या लिखी तो 1 से अनंत तक हमने लिख दिया। पूर्ण संख्या लिखी तो देखो 0, 1, 2, 3, 4 सभी प्लस वाली संख्या। देखो 0 से अनंत तक पूरी प्लस वाली आ चुकी है। यह पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब पूरे अंक, ऐसे हम समझ सकते हैं। पूर्णांक मतलब पूरे अंक। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से अनंत तक तो लिख दिया सभी प्लस वाली संख्या, तो माइनस वाली संख्या बाकी है कि नहीं? माइनस वाली बाकी है ना। इसका मतलब क्या है कि पूरे अंक प्लस वाले भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश करके ये हो जाएगा प्लस अनंत। तो 0 प्लस 1, 2, 3, 4 अनंत प्लस अनंत तक जाएगी। फिर माइनस वाली भी होती है, तो माइनस का 1, -2, -3 और ये माइनस अनंत। अगर ये समझ में नहीं आए तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश प्लस अनंत। ये माइनस प्लस वाली हो गई। अब माइनस वाली -1 -2 -3 डैश डैश और ये माइनस अनंत। तो ये होती है पूर्णांक संख्या। इसमें 0 भी होता है,
प्लस वाली संख्या भी है और माइनस वाली संख्या भी इसमें शामिल है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती। P/Q का मतलब ये कि बटे वाली संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो अब देखिए, जहाँ Q बराबर नहीं है 0, इसका मतलब ये Q बराबर नहीं है 0 का मतलब ये है Q, देखो Q ये नीचे है ना, तो नीचे वाला जो भाग है हर, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उसने कह रखा है Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 2/3, देखो उसने बोला P/Q के रूप में होना चाहिए, तो ये 2/3, ये P/Q, देखो ये है P का मान और ये है Q का मान। उसने बोला Q बराबर नहीं है 0, तो देखो Q बराबर 0 कहाँ है? यहाँ तो Q बराबर 3 है। तो बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल 1/4, देखिए ये है P/Q, देखो परिमेय संख्या है ना, क्योंकि Q का मान ये 0 नहीं है। हम यह लिखेंगे 5/0, तो यहाँ देखो P/Q तो हो रहा है, देखिए P/Q यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ Q का मान कितना है? 0 है। उसने बोला Q का मान 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ये Q का मान 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। -5/7, देखिए ये P और ये Q, ये परिमेय संख्या क्योंकि Q का मान 0 नहीं है। 3/-7, ये P/Q, देखो Q का मान -7 है, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए ये 4, बताइए अभी तो हमने बोला है कि बटे वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये तो 4 ही है ना। अरे भाई यहाँ बटे में 1 लगा सकते हैं ना, तो देखो ये 4/1, तो ये देखो यहाँ से P और Q, ये P का मान और ये Q का मान, Q का मान कितना है? 1 है, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। जैसे हम यह देखेंगे 2.8, ये संख्या परिमेय है कि यह परिमेय है? चलो देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर हमने 4 लगाया तो यहाँ बटे में 1 लगा देंगे तो P/Q हो जाएगा, लेकिन भाई यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? ये 28 है ना, देखो 28 का तो 28 लिख दिया। अब देखिए दशमलव के बाद में कितना अंक है? दशमलव के बाद में 1 ही अंक है, तो फिर यहाँ बटे में कितना आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। तो देखिए ये है P/Q, तो ये है परिमेय संख्या। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 1.043, ये ले लो, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिमेय संख्या है या नहीं है पता करो। तो इस पूरी संख्या को एक बार आप ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। अब देखिए दशमलव के बाद में कितना अंक है? दशमलव के बाद में 1 2 3, तो कितना 0 आएगा? 1 2 और 3 0 आ गया। अब 1 तो हमें लगाना ही है, तो देखो ये P/Q, ये P/Q हो जाएगा। देखो ये P और ये Q, तो Q का मान कितना है? 1000 है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है।
अभाज्य संख्या। अब हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य का मतलब है, अभाज्य का अर्थ किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। देखो लिखा है ना भाई, अभाज्य मतलब भाग नहीं जाएगा, तो वह संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, उस संख्या को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, मैं यहाँ कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और आगे और भी संख्याएं हो सकती है। चलो इन संख्याओं के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है। चलो भाज्य संख्या भी आपको नहीं बताइए तो भाज्य बता देंगे, लेकिन फिलहाल आप अभाज्य देखिए। अभाज्य का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या का अर्थ है किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। मतलब इन संख्याओं में जो इनमें से जितनी भी संख्याएं उनमें किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं हम निकालेंगे, अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य के साथ साथ में भाज्य भी पढ़ ही लेंगे। देखिए अभाज्य संख्या, तो फिर यहाँ देख लो भाज्य संख्या भी साथ में लिख लेंगे, भाज्य संख्या। देखिए एक काम करते हैं, फिलहाल आप यहाँ पर 1 को छोड़ दो। 1 क्या है अभी आपको बताएंगे, फिलहाल आप छोड़ दीजिए 1। यहाँ से आप शुरू करिए। आप मुझे बताइए कि 2 में किसका भाग जाता है? 2 में 2 का ही भाग जाता है। क्या 2 में 2 का ही भाग जाता है ना? क्या इसके अलावा किसी और का जा रहा है? क्या खुद का भाग जा रहा है? ठीक है। 3 में देखो, 3 में भी 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है। 4 में देखो अलग से भाग जा रहा है 2 का। भाई खुद का खुद में तो जाएगा ही जाएगा। देखो 2 में 2 का भाग जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 4 में 4 का जाएगा, लेकिन 4 में 4 के अलावा 2 का भाग भी तो जा रहा है। यहाँ देखिए 5 में किसका जा रहा है? 5 का जा रहा है ना? 5 के अलावा किसी का नहीं जा रहा है। फिर बात करें 1 की, तो 1 का भी सब में जाएगा। आप ये देख लो कि किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। आप देख लो 2 में किसका भाग जा रहा है? किसी का भाग नहीं जा रहा अलग से। देखो 16 में 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है। 15 में देख लो 3 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो आपको ऐसी संख्याएं देखनी जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाए। तो आप देखिए 2 में किसी का भाग नहीं जाता है, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में देखो 2 का भाग जा रहा है अलग से, 5 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, 6 में 2 का जाता है और 3 का भी भाग जाता है इसमें, 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 8 में 2 का भाग जाएगा, 4 का जाएगा, 9 में 3 का भाग जाएगा अलग से, 10 में देख लो 2 का जाएगा और 5 का जाएगा अलग से, 11 में देखो 11 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, 12 में 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा और 6 का जाएगा। तो 13 में देखो किसी का भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार यहाँ से हम देखेंगे तो 14, 15 में 3 और 5 का जाएगा, 14 में 2 और 7 का जाएगा, 16 में भी भाग जाता है, 17 में किसी का भाग नहीं जाता है, 19 में भाग किसी का नहीं जाएगा, 20 में भी जाएगा 2 का, 5 का, 10 का, 21 में 3 का और 7 का जाएगा, 22 में 2 का और 11 का जाएगा अलग से, और 23 में भी किसी का भाग नहीं जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो फिर भाज्य संख्याएं क्या कहलाती, कौन सी कहलाती है? कि जिनमें भाग जाता है वो कौन सी संख्याएं हैं? वो हो जाएगी हमारी भाज्य संख्या। 1 को तो हमने छोड़ा ही छोड़ा। चलो यहाँ से हम चेक करते हैं। देखो 2 में किसका भाग जाता है? किसी का नहीं जाता। देखो अभाज्य में लिख दिया, भाग जाएगा ही नहीं तो अभाज्य है ना। देखो 3 में भी भाग जाता है, भाग नहीं जाता है तो अभाज्य। देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है अलग से तो ये भाज्य संख्या है। 5 में नहीं जा रहा। देखो 6 में भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या है, 2 का 3 का जा रहा है।
तो ये भाज्य है। देखो ये संख्या भाज्य है, 2 का 4 का 8 का भाग जा रहा है, 3 9, ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या है, 10 12 14। इस तरह जिन संख्याओं में भाग जाएगा वो कौन सी संख्याएं हो जाएगी, भाज्य संख्याएं, और जिनमें भाग नहीं जाएगा वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो फिर एक क्या है, यहाँ हम लिखेंगे एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये तो हमारा पहला तरीका था कि अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। और फिलहाल एक को तो हमने ऐसे लिख दिया, ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। अब बताएंगे ये भाज्य और अभाज्य दोनों ही क्यों नहीं है। एक तरीका और है, वो देखते हैं। भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं को हम गुणनखंडों के रूप में भी देख सकते हैं। गुणनखंड करने से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या भाज्य है और अभाज्य है, या फिर भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। ये हम देखेंगे यहाँ पर। अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखिए अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक होगा और स्वयं वह संख्या होगी। जो अभाज्य संख्या है उसका गुणनखंड 1 होगा और स्वयं वह संख्या होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, ये 2 है तो इसके गुणनखंड देखिए 1 और 2। इसके अलावा और कोई है क्या, नहीं है। 3 देख लीजिए, 1 और 3, 1 और स्वयं, देखो 1 और स्वयं, यहाँ भी 1 और स्वयं। 7 देख लो, 1 और 7 देखो, यहाँ भी 1 और स्वयं, इसके अलावा कोई आ ही नहीं रहा। तो फिर भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और वो 2 से अधिक गुणनखंड कैसे होता है समझते हैं। जैसे हमने यहाँ संख्या 4 ली है तो इसके गुणनखंड देखो 1 2 और 4। देखो 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक कितना भी हो सकता है कि 2 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट संख्या देखिए 6, 1 2 3 और 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा। तो फिर यहाँ क्या 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा ऐसे। और नेक्स्ट संख्या अगर देखना चाहें ये 16, इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का और 8 का। ये इसके गुणनखंड है। तो अगर 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्या भाज्य कहलाएगी, और 2 ही गुणनखंड है तो अभाज्य कहलाएगी। तो फिर 1 क्या था, 1 तो हमने बोला था नहीं तो वह भाज्य और नहीं अभाज्य। तो 1 के बारे में हम जान लेते हैं कि 1 क्या है। 1 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड कोष्ठक में स्वयं, मतलब स्वयं, उसका गुणनखंड स्वयं ही होगा, स्वयं एक ही का। 1 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड होता है
इसलिए इसे ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य कहते हैं। अगर दो गुणनखंड है एक और स्वयं, तो अभाज्य संख्या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, भाज्य संख्या। अगर एक ही गुणनखंड है, एक तो वो स्वयं ही होगा, अगर एक ही गुणनखंड है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, वह संख्या न तो भाज्य संख्या कहलाएगी और न ही अभाज्य संख्या कहलाएगी। हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष मैथमेटिक्स छबड़ा बाय कमल सर पर लगातार बने रहिए। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा। आज नंबर सिस्टम की हमारे पहले क्लास थी।